नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मानचित्रों के द्वारा कुछ क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। उनको स्टार्ट करने से पहले हम उनको एक बार रीड कर लेते हैं। आपके सामने दिया गया है जीरो पॉपुलेट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, हैबिटेट ऑफ बुशमैन, सेंटर ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, रीजन ऑफ रबर प्लांटेशन यानी रबर के बागान कहाँ पर पाए जाते हैं, लंदन, यूरोप, यूरोपियन एग्लोमेरेशन, यूरोपियन जनसमूह कहाँ पर स्थित है, कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया का पठार, ग्लासगो, किरकुक, ऑयल क्षेत्र, सुसीमा स्टेट, सुसीमा जल संधि, टाना लेक, देन बालाघाट। इन सभी क्वेश्चनों को मानचित्रों के द्वारा सोल्व करेंगे। नंबर 1 पे दे रखा है जीरो पॉपुलेटेड एरिया। जीरो पॉपुलेटेड एरिया कहाँ पर पाया जाता है, देखते हैं। जीरो पॉपुलेटेड एरिया, देखिए दोस्तों, जो पूरी दुनिया है, दुनिया में या पूरे विश्व की बात करें या पूरे पृथ्वी पर थल क्षेत्र की बात करें, एक होता है जल और एक होता है थल। तो जल पे तो वैसे भी जल का आधिपत्य है, जल का विस्तार पाया जाता है, लेकिन स्थल जहाँ पर मानव निवास करता है उसमें से भी पृथ्वी पर थल क्षेत्र का 70% भाग जो क्या है, नॉन इक्यूमेन यानी अवासीय क्षेत्र, उसमें कितनी जनसंख्या, उसमें भी 5% से कम जनसंख्या रहती है। ऐसे एरिए जीरो पॉपुलेट एरिया ही कहे जाते हैं, यानी जनशून्य क्षेत्र ही कहा जाता है। ये कौन से होंगे, देखते हैं। ये आर्कटिक वृत्त के आसपास के आर्कटिक सर्किल से जो ऊपर के एरिया होंगे, या उनके आर्कटिक सागर के पास के जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर, और दूसरा अटलांटिक महाद्वीप में। दोनों में क्या, ये अटलांटिक महाद्वीप, अटलांटिक कॉन्टिनेंट, ये आर्कटिक सर्किल, अपर आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक सी के पास का एरिया। कारण क्या है जीरो पॉपुलेट एरिया का कारण, यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन कि बहुत ठंडा पन पाया जाना, या ग्लेशियर के रूप में बर्फ़ के आना जाना, बर्फ़ के जमाव एरिया पाया जाता है। तो ऐसे एरिए बहुत ठंडे हैं, अनुकूल जलवायु नहीं होकर यहाँ प्रतिकूल, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का बसाव नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे एरिया क्या हो जाएंगे, जीरो पॉपुलेटेड एरिया हो जाएंगे। कुछ छुटपुट स्थानों पर जैसे खनन वाले क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या निवास करती हुई आपको नजर आएगी। जैसे हमने कहा स्वीडन ध्यान रखिए, स्वीडन यूरोप का एक देश है स्वीडन, और यहाँ पर गैलीवीरा में, गैलीवीरा एक खान है, गैलीवेयर। देखिए गैलीवेयर कहाँ पर है, स्वीडन कहाँ पर है, यूरोप में। और किसकी खान है, लो अयस्क की, ये ध्यान रखना है आपको, लो अयस्क की। या कनाडा में यूकेन घाटी, साइबेरिया कोल्ड एरिया, साइबेरिया ये वाला है, साइबेरिया जहाँ पर सोना, पेट्रोल, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ जनसंख्या दिखाई देती है। तो ऐसे एरिया क्या हो गए, छिटपुट एरिया जहाँ जनसंख्या रहती है, ऐसे एरिया को हमने क्या कहा, जीरो पॉपुलेट एरिया ऑफ द वर्ल्ड का। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं नॉन इक्यूमेन रीजन, आवासीय क्षेत्र, या नेगेटिव रीजन भी कह सकते हैं। कौन से क्षेत्र कह सकते हैं इनको, नेगेटिव रीजन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैबिटेट ऑफ बुशमैन, ये बुशमैन प्रजाति का निवास करती है। इस एरिया में आपको बताना है अफ्रीका, और अफ्रीका में कहाँ पर भी, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में बुशमैन प्रजाति निवास करती है। और जो अफ्रीका का ये एरिया, इसको हम थोड़ा मैप के थ्रू देख लेते हैं कि बुशमैन प्रजाति कहाँ पर निवास कर रही है। देखिए दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका का जो एरिया है, यहाँ पर कालारी डेजर्ट है, कालारी मरुस्थल पूछा जाए, कालारी मरुस्थल का है आंसर, दक्षिण अफ्रीका में। और इस कालारी मरुस्थल के एरिया को हम क्या कहते हैं, बुशमैन रीजन एरिया कह सकते हैं, या बुशमैन प्रजाति का निवास क्षेत्र भी कह सकते हैं। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी भाग, ये सब एरिया क्या है, ये सब कालारी डेजर्ट के भाग में फैले हुए हैं, और यहीं पर बुशमैन प्रजाति निवास करती है। तो मैप में आपको क्या बताना है, इस कालारी डेजर्ट को बता दोगे तो यही एरिया क्या कहलाएगा, बुशमैन एरिया कहलाएगा। अब इस कालारी डेजर्ट में देखिए, एक तरफ इसके पास में नामीब डेजर्ट भी है, थोड़ा सा दूर है इससे, और एक तरफ यहाँ पर डेक्कन्स में पर्वतमाला है जो आपको ध्यान रखनी है, और एक तरफ यहाँ से इसके तरफ ये जो नीचे इसके डेजर्ट के नीचे एक ऑरेंज नदी है जो कई बार पूछ ली जाती है, और इधर लिम्पोपो, यानी इस चारों पांचों के बीच में कालारी डेजर्ट बना हुआ है जहाँ पर बुशमैन प्रजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। तो दुनिया में कई जनजातियाँ पाई जाती है, और जनजातियों की विशेषता की पिछड़ी हुई जनजातियाँ होती है, प्रकृति में रहती है लेकिन आधुनिकता से काफ़ी दूर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सिविलाइजेशन इजिप्ट सेंटर ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यानी कि इजिप्ट यानी देश का नाम है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यानी मिस्र सभ्यता के केंद्र कहाँ पर है। तो हम देखेंगे मिस्र सभ्यता के केंद्र मिस्र में, ये मिस्र में। और मिस्र क्या है, अफ्रीका में, अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में मिस्र स्थित है। तो मिस्र देश की जो सभ्यता है उसको हमने क्या कह दिया, सेंटर ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन कह दिया। मैप के थ्रू देख लेते हैं इस सभ्यता को। देखिए दोस्तों कि दुनिया में महाद्वीपों में सभ्यताओं का काफ़ी ओरिजिन हुआ, लेकिन ये कि जो सभ्यता है वहाँ कहाँ पर ओरिजिन हुआ, इनका वाटर एरिया, वाटर रीजन में। और वाटर रीजन यानी जहाँ पर नदी बेसिन एरिया है, नदी या नदी बेसिन एरिया है, वहाँ पर इन सभ्यताओं का जन्म ज़्यादा मिलेगा। इजिप्ट की बात करें, मिस्र सभ्यता की बात करें, तो ये सभ्यता मिस्र में सभ्यता विकसित क्यों हुई, क्योंकि ये जो नील रिवर है जो भूमध्य सागर में गिरती है वो पहले मिस्र में से होकर निकलती है। तो नील नदी के आ जाने से यहाँ पर सिंचाई के साधनों का विकास हुआ, मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ और यहाँ की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा डेवलपमेंट दिखाई देने लगा। और यहीं पर एक सभ्यता का विकास हो गया जिसको हमने क्या कहा, नील नदी के वरदान के कारण मिस्र की सभ्यता। नील नदी का वरदान क्यों, क्योंकि नदी का जल आ जाने के कारण मिस्र में कृषि करना या सिंचाई करना ये आसान हो गया और यहाँ के लोगों का जीवन थोड़ा सा खेती के अनुरूप या यहाँ पे जलवायु के अनुरूप, जो यहाँ पे कठोर जलवायु पाई जाती है सहारा मरुस्थल के कारण, वो थोड़ी कम हो गई। इसलिए ऐसे एरिए को हमने मिस्र में सभ्यता के केंद्र कहे। अभी जो मिस्र सभ्यता का केंद्र देखिए, जो मिस्र सभ्यता कितनी पुरानी है, अगर हम देखें मिस्र सभ्यता 3300 BC वर्ष पुरानी है। इसके पश्चात यदि देखें इससे सबसे पुरानी कौन सी है, तो मेसोपोटामियन सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। जिन नदियों के किनारे बसी दजला और फरात नदियों के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। और दजला फरात कहाँ पर, यह इराक में, इराक में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा दजला फरात, जिसे हम टिग्रिस और यूफ्रेट्स के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी सभ्यता एक और है जो काफ़ी फेमस रही, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड है 2300 BC। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर में और पाकिस्तान के आसपास के एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इन नदियों के किनारे, जिसको हम हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कह सकते हैं। इसके अलावा मध्य अमेरिका में माया सभ्यता का विकास हुआ, माया सभ्यता। तो कौन कौन सी पढ़ी हमने, एक माया सभ्यता, एक मिस्र सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। और सबसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात, जिसका टाइम पीरियड कितना है 5500 BC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रीजन ऑफ रबर प्लांटेशन, कि रबर के बागान या रबर के बागान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह जो एरिया होता है एशिया का, इनको हम क्या कहते हैं, ये बागाती कृषि के लिए अनुकूल एरिया कहलाते हैं। बागाती कृषि के लिए विश्व में सबसे अनुकूल एरिया कौन से, दक्षिण पूर्वी एशिया के। और यहाँ की जो एग्रीकल्चर बागान या प्लांटेशन डेवलपमेंट होने के पीछे कारण क्या है कि ये इक्वेटर लाइन के पास में होने के कारण यहाँ पर अधिक रेनफॉल होता है और अधिक टेम्परेचर पाया जाता है। तो रबर का लिए जो तापमान होता है वो कितना चाहिए, रबर के लिए तापमान की बात करें तो रबर को चाहिए 25 से 30 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर की तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल कितना चाहिए इसे, 200 से 300 सेंटीमीटर बारिश या रेनफॉल चाहिए, जो यहाँ के एरिए में होती है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है। इस कारण से यहाँ पर बागाती कृषि या रबर के बागान, कॉफ़ी, चाय, कहवा या नारियल या स्पाइस आदि चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा हुआ करती है। अब विश्व में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो देखते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन सबसे पहले कौन, नंबर फर्स्ट पे थाईलैंड सबसे ज़्यादा करता है। सेकंड पे इंडोनेशिया। तो दो चीज़ें, फर्स्ट नंबर पे क्या है, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, बोर्निया के आसपास के एरियो में। और यहाँ की जलवायु गर्म व आर्द्र जलवायु होने के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया अनुकूल है। अब देखिए इसमें अच्छी बात क्या है, समझते हैं। जो ये रबर है कैसा है, रबर की जो खोज की है सबसे पहले रबर कहाँ मिला, अमेजन के जंगलों में, अमेजन बेसिन, अमेजन जो ब्राज़ील
दक्षिण अमेरिका में। और यहाँ से यूरोपियन लोग कहाँ ले गए इसको, इंग्लैंड ले गए, इंग्लैंड, और यहाँ से इन्होंने दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह में लाकर इनको बो दिया। तो यानी कि यहाँ से इस तरीके से रबर की प्लांट यहाँ पे ज़्यादा विकसित हो गए कि रबर कहाँ से, मूल स्थान तो अमेजन के बेसिन एरिया या अमेजन के जंगल थे। यूरोपियन लोग इंग्लैंड से कहाँ लाए इसको, दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह में लाए और यहाँ पर रबर के बागान विकसित हो गए। रबर क्या है, एक कॉस्टली एक क्रॉप्स होती है और यहाँ पर क्या है, इसमें पूंजी ज़्यादा लगाई जाती है और यहाँ के जो बागान होते हैं वो यहाँ के जलवायु के अनुकूल बने रहते हैं। इस कारण से ऐसे एरिया में ज़्यादा रबर का विकास या रबर का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लंदन। देखिए दोस्तों, एक लंदन है, लंदन कहाँ पर स्थित है, कौन से देश में, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर लंदन स्थित है। और लंदन किस नदी पर स्थित है, टेम्स नदी पर स्थित है, टेम्स नदी पर स्थित है। और एक अच्छी सिटी भी है और एक पोर्ट भी है लंदन। कहाँ पर है लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपियन एग्लोमेरेशन, यूरोपियन जनसमूह। तो यूरोपियन एग्लोमेरेशन से तात्पर्य हो जाता है कि यूरोपियन जनसमूह कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं या यूरोपियन जनसमूह की स्थिति कहाँ पर है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे यूरोपियन या यूरोप में जो जनसमूह पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन पाया जाता है, जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है, वो किस कारण से और कहाँ पर पाया जाता है। देखिए 40 डिग्री की लाइन, जो 40 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये क्या है, यूरोप की एक्सेस या यूरोप का क्या कह सकते हैं, इसको एक्सेस एरिया कह सकते हैं, यूरोप का एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन रीजन भी कह सकते हैं, या यूरोप की मिनरल्स बेल्ट भी कह सकते हैं, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स अक्षांशों के समीप। और यहीं पर क्या है, यहीं पर नदियों की उत्तम स्थिति है और औद्योगिकीकरण का विकास हुआ है, क्योंकि इस एरिया में राइन और रूअर नदी के पास में कोयले और लोहे के जमाव हो जाने के कारण अधिकतर जनसंख्या यहीं पर यूरोप में ही सेट हो गई, किसके, 40 डिग्री अक्षांशों के पास में। इस कारण से, और यहाँ पे खनिज क्षेत्र और नदियों के बेसिन एरिया जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, कारण अधिक खानों का होना, इस कारण से। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या, वो किस में लगे, वो सेकेंडरी यानी द्वितीय क्रियाकलापों में ज़्यादा लगे हुए होते हैं। इस कारण से यहाँ की अर्थव्यवस्था भी विकसित है। जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस, जर्मनी, वेस्टफेलिया, जर्मनी का रूअर प्रदेश, ये सभी क्या, ये सभी रीजन यूरोप के एग्लोमेरेशन के नाम से जाने जाएंगे, यानी यूरोप में जनसंख्या समूह ज़्यादा होने का कारण यही है। अब देखिए, इनका विस्तार ब्रिटेन से लेकर, जो यूके का ब्रिटेन से लेकर रूस के यूक्रेन तक जो बेल्ट पाई जाती है, एक कोल बेल्ट पाई जाती है, राइन नदी का क्षेत्र, इटली का उत्तर तटीय मैदान। अब जो बेल्ट है उसका विस्तार देखिए इस तरीके से, यानी कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व में इसकी कम है। तो ये जो पैटी बनेगी कहाँ बनेगी, ये 40 डिग्री अक्षांश के पास में बनेगी, यूरोप में। इस कारण से इसको 40 डिग्री अक्षांश क्षेत्र को यूरोप का जनसमूह क्षेत्र कह सकते हैं, या एक्सेस ऑफ यूरोप, या यूरोप की दूरी, एक्सेस ऑफ यूरोप भी कह सकते हैं। एक्सेस ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, 40 डिग्री लेटीट्यूड या 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है, जो यूरोप में से होकर गुजरती है। मुख्य कारण राइन और रूअर नदियों के आसपास में कोयले और लोहे के अधिक जमाव होने के कारण अधिक जनसंख्या यहीं पर संकेंद्रित हो गई और यहीं पर उद्योग धंधों का विकास होना स्टार्ट हो गया। इस कारण से औद्योगिकरण का विकास भी यहीं पर ज़्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोलंबिया प्लेटू। कोलंबिया प्लेटू या कोलंबिया का पठार कहाँ पर, देखते हैं इसको मानचित्र के दो वजह। कोलंबिया प्लेटू पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए आंसर होगा। इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप दे रखा है और ये कनाडा, ये यूएसए, ये अलास्का, इन सबको मिला के हमने क्या कह दिया, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका कह दिया। अब जो यूएसए में और इसका कुछ भाग कनाडा में पाया जाता है, तो देखते हैं
कौन सा पठार पूछा हमने? कोलंबिया का पठार। तो कोलंबिया के पठार थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, जो कनाडा का जो भाग है, ये जो कनाडा का है ये यूएसए का, और यूएसए और कनाडा के मध्य में से देखिए एक उत्तर से दक्षिण में रॉकेट माउंटेन पर्वत श्रेणी दिखाई देगी आपको, जो विश्व की सेकंड नंबर की पर्वत श्रेणी भी कह सकते हैं। और इसी के पास में पश्चिम में इसके कोलंबिया का पठार स्थित है। कोलंबिया का पठार। और ये क्या है? दक्षिण ईडो है। पूर्वी वाशिंगटन, यहाँ पे वाशिंगटन शहर है। ओरेगन राज्यों में स्थित है। कौन सा? ओरेगन राज्य, ओरेगन। एक हो गया दक्षिण ईडो, वाशिंगटन का पूर्वी भाग, ओरेगन राज्यों में इसका विस्तार दिखाई देता है। अब इस पठार की विशेषता क्या है? देखिए, कोलंबिया का पठार है। ये जो पठार होते हैं दुनिया में, जितने भी पठार दिखाई देते हैं दुनिया में, वो क्यों फेमस होते हैं? देखते हैं। जो पठार है, पठार में खनिज संपदा ज़्यादा पाई जाती है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। खनिज के भंडार होते हैं पठार, देखा जाए तो कहीं पर भी देख लेना, पठारों में खनिज ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पे जो ये पठार का निर्माण है कोलंबिया में, उसका किससे हुआ? लावा द्वारा निर्माण हुआ है। लावा निर्मित एरिया है, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। और इसका विस्तार कितना है? 5,62,500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पे कोलंबिया और स्नेक कोलंबिया और स्नेक नदियाँ प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो स्नेक और कोलंबिया नदियों के एरिया पाए जाते हैं यहाँ पर। और 5,62,500 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ लावा निर्मित मैदान है कोलंबिया का पठार। हाँ, कोलंबिया एक देश भी है जो दक्षिण अमेरिका में, ये कोलंबिया का पठार है। दोनों को आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो कहाँ पर स्थित है? ग्लासगो वैसे तो सीधा आंसर यूके, यूनाइटेड किंगडम में। और इसको मानचित्र के द्वारा देख लेते हैं ग्लासगो को। देखिए, मानचित्रों के द्वारा समझना आसान हो जाता है। ये पूरा एरिया यूके के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम। इसके अंदर देखेंगे हम, ये जो ग्लासगो है, ये है स्कॉटलैंड का एरिया। और यहाँ पे लंदन, जो भी हमने पढ़ा, लंदन। और इसी के पास में यहाँ पे इंग्लैंड मिलेगा। तो लंदन तो क्या है? लंदन तो टेम्स नदी के ऊपर बताया था कि टेम्स नदी के ऊपर स्थित है लंदन। और ग्लासगो स्कॉटलैंड के पश्चिम में स्थित है, और ये तटीय भाग है, एक शहर भी है ग्लासगो। अब ग्लासगो चर्चा में क्यों है? फिलहाल ग्लासगो वर्तमान में चर्चा में होने का कारण क्या है कि यहाँ पर नवंबर यानी 2021 में क्या होने वाली है? देखिए, ग्लासगो में 1 से 12 नवंबर 2021 को 26 कॉन्फ्रेंस, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP26 कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, उसकी ये अध्यक्षता करेगा ग्लासगो। इस कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। तो COP26 यानी सम्मेलन होते रहते हैं। कौन सा नंबर का होगा? COP26 नंबर का सम्मेलन होगा, जो कहाँ पर होगा? ग्लासगो में होगा, 1 से 12 नवंबर 2021 में। इस कारण से भी चर्चा में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरकुक ऑयल क्षेत्र यानी किरकुक, नाम सुना है या नहीं सुना? तो अभी आपने सुन लिया, किरकुक। देखिए दोस्तों, दुनिया में जो पेट्रोल पाया जाता है वो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम एशिया में ज़्यादा पेट्रोल के भंडार पाए जाते हैं। और पश्चिम एशिया यानी ये वाला एरिया। और ये क्या है? ये ऑयल फील्ड रीजन कह सकते हैं, ऑयल फील्ड रीजन भी कह सकते हैं, या कैपिटल ऑफ ऑयल रीजन भी कह सकते हैं। यहाँ पर सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, इजराइल, लेबनान, ये सब एरिया क्या है? ये सब एरिया यहाँ पर पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन में पूछा है किरकुक, तो किरकुक क्या है? इराक में स्थित है। और किरकुक इराक का क्या? एक ऑयल फील्ड एरिया है। इसके अलावा और भी है इराक में, जैसे नफ्त खाना पूछा जाए, वो भी क्या है? इराक का ही पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है। बुटमहा, ये भी इराक का है, बुटमहा। जुबैर, कितना अच्छा नाम है, जुबैर।
ये भी इराक का ही ऑयल फील्ड रीजन है। रुमाइला, रुमाल से बन गया रुमाइला, ये भी इराक का ही ऑयल फील्ड रीजन है। इसके अलावा हम कहें कि जो किरकुक और नफ्त खाना है, किरकुक इराक में और नफ्त खाना है, यहाँ से क्या तेल पाइपलाइनों के द्वारा जाता है, और तेल पाइपलाइनों के द्वारा जो भूमध्य सागर है यहाँ पर, भूमध्य सागर में लेबनान, लेबनान भी एक देश है, और लेबनान की जो देश है वहीं पर क्या है, लेबनान के पास त्रिपोली बंदरगाह है, वहाँ पर इस तेल का निर्यात किया जाता है। और इस पश्चिमी एशिया खनिज तेल विश्व के 50% से भी ज़्यादा तेल के भंडार यहाँ पाए जाते हैं, और 38% उत्पादन यहीं से ही किया जाता है। तो हमने कहा कि पश्चिम एशिया खनिज तेल में इराक एक देश है जहाँ पर ये जो नफ्त-खाना, बुटमा, जुबैर, रुमाइला, किरकुक आदि ऑयल फील्ड रीजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि कहाँ पर है? देखते हैं इसको मैप के थ्रू, देखिए ज़्यादा क्लियर। सुसीमा जल संधि कहाँ पर है देखिए, देखिए सुसीमा जल संधि, ये है सुसीमा जल संधि, और कहाँ पर स्थित है? जापान एंड दक्षिण कोरिया के मध्य में स्थित है। और इसके उत्तर में कौन सा है? सी ऑफ जापान, उत्तर में सी ऑफ जापान सुषमा जल संधि के, और नीचे पैसिफिक सागर या चाइना का सागर स्थित है, चाइना सी, और सी ऑफ जापान के मध्य में स्थित है। और ये पूरा एरिया इधर किसका भाग है? ये पैसिफिक ओशियन का भाग है। येलो सी यानी पीत सागर और सी ऑफ जापान के मध्य में सुषमा जल संधि। अब इसको थोड़ा सा और ढंग से देखते हैं। देखिए ये जो जापान है, जापान का भी जैसे होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, इनके मध्य, इनके पश्चिम में स्थित है। इधर दक्षिण कोरिया का जो भाग है उसके मध्य में, यानी दक्षिण कोरिया के दक्षिण से लेकर क्यूशु और शिकोकू मध्य में क्या है? सुषमा जल संधि है। और जल संधि आपको पता है कि ये सागर और ये सागर, इनके बीच का जो नैरो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। बार बार हम क्लास में बार बार बता रहे हैं, स्ट्रेट यानी जल संधि होती है। अब जो जल संधि का जो नैरो भाग होगा, इधर कौन सा? येलो सी, पीत सागर होगा, इधर जापान से, इन दोनों के बीच में जाने के लिए बीच में कौन सा? सुषमा जल संधि एक जलमार्ग का नाम पड़ गया। और इसको हमने क्या, इसको हम चौक पॉइंट भी कह सकते हैं। और ये पूरा एरिया किसका भाग है? पूरा एरिया पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर का भाग है। तो मैप पे कहाँ दिखाना है आपको? मैप में जापान और चाइना के मध्य में सी ऑफ जापान और येलो सी के बीच में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ताना लेक, ताना लेक काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे रेनेसा डैम बनाया गया, जिसके कारण मिस्र में और इथोपिया में विवाद बढ़ गया। ताना लेक कहाँ पर है? अफ्रीका में। ताना लेक स्थित है अफ्रीका में। और अफ्रीका में कौन से देश में? इथोपिया, इथियोपिया में ताना लेक स्थित है। और इथोपिया में ताना लेक से कौन सी? ब्लू रिवर का उद्गम क्षेत्र है, जो नील नदी की सहायक नदी हो जाती है, ब्लू रिवर। ताना लेक, रेनेसा डैम, ताना लेक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बालाघाट, बालाघाट कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, बालाघाट इंडिया में स्थित है, इंडिया में, और इंडिया में मध्य प्रदेश, इंडिया में कहाँ पर? इंडिया में मध्य प्रदेश। और बालाघाट को हम कह सकते हैं शिकारियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। बालाघाट को क्या कहा जाता है? शिकारियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। मैग्नीज सिटी भी कहते हैं, मैग्नीज सिटी के नाम से भी जाना जाता है बालाघाट को। और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर्वतमाला के छोर पर स्थित है। एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में एक त्रिकोणीय सीमा बनाता है बालाघाट। यहाँ भारत सरकार का उपक्रम मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड खान है। मुख्य खान भर-वैली में, मुख्य खान कहाँ पर है? भर-वैली में है। और भर-वैली एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खान भी है। और बालाघाट में क्या? एक मलाज खंड, ध्यान रखना, मलाज खंड किसके लिए फेमस है? मलाज खंड, मलाज खंड कॉपर तांबा के लिए फेमस है, कॉपर तांबा के लिए फेमस है। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि बालाघाट, भर-वैली और मलाजखंड ये कहाँ पर स्थित है? ये एमपी में स्थित। और एमपी में भी कहाँ पर? बालाघाट में। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।